Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर मेरान यूनिवर्सिटी के अगेन पास्ट पेपर्स के टॉप 10 एमसीक्यूज को कवर करना स्टार्ट करेंगे। मगर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, मेरान यूनिवर्सिटी के एडमिशंस कल बरोज 14 अप्रैल से अनाउंस कर दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आपके पास ये इनसाइड खबर कैसे आई है। भाई मेरान यूनिवर्सिटी के 2025 के एडमिशन 14 अप्रैल से अनाउंस किए जा रहे हैं। ये हमारे पास आज संडे के अखबार का एक तराशा है कि अखबार के अंदर इसकी एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। अगर आप इस पर्टिकुलर अखबार की खबर को देखें तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बहरान यूनिवर्सिटी के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एनवायरमेंटल हो, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट हो, मैकेनिकल हो, मैकेट्रॉनिक्स हो, मेटलर्जी एंड मटेरियल हो, माइनिंग हो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, सॉफ्टवेयर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, टेक्सटाइल हो, या फिर आर्किटेक्चर हो, सिटी और रीजनल प्लानिंग हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, इन्वायरमेंटल साइंसेस हो, मैथमेटिक्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर हमारे पास पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, या प्रैक्टिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, बीटेक, या फिर आपके पास खैरपुर कैंपस के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स हो। इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट का अनाउंस कर दिया गया है। मेरान यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट इस दफा जून के अंदर होगा और अभी तक की खबर के मुताबिक इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इस दफा के लिए, मैं इंशाल्लाह ताला कल 14 अप्रैल वाले दिन इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी डिजाइन करूंगा। मगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो तमाम बच्चे जो कि अभी एचएससी पार्ट 1 का एग्जाम दे चुके हैं और सेकंड ईयर में मौजूद हैं, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जिनका पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है और वो इस वक्त सेकंड ईयर के पेपर देंगे इस साल, तो वो तमाम बच्चे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, उनकी फर्स्ट ईयर की बेसिस पर एडमिशन होगा। मगर वो तमाम बच्चे जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, या फिर वो तमाम बच्चे जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है या वो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, या फिर एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हैं, या फिर अपना ग्रुप चेंज करवा रहे हैं, तो उनकी कंप्लीट इंटर की परसेंटेज काउंट होगी। और ऐसे तमाम बच्चे किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 60% मिनिमम क्राइटेरिया मेरान का साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप में से कोई भी बच्चा जिसकी परसेंटेज 60 से बिलो है तो वो सिर्फ बीई टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है, जो कि यहाँ पे सिविल है और इलेक्ट्रिकल है सिर्फ, सही है ना, जामशोरो कैंपस के अंदर। तो अगर कोई बच्चा जिसकी परसेंटेज 50 से 60 के दरमियान है तो वो पर्टिकुलरली बीई टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है। मगर ये कंडीशन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका इंटरमीडिएट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं उनके लिए ऐसी कंडीशन नहीं है। इसके अलावा एंट्री टेस्ट के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि इस दफा मेरान यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हो रहा है जून के लास्ट वीक के अंदर। मेरान यूनिवर्सिटी का कंप्यूटराइज्ड एंट्री टेस्ट होगा लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर और ये मेरान जामशोरो के अंदर कंडक्ट होगा। सेकंड नंबर के ऊपर मेरान यूनिवर्सिटी का जो राउंड 2 होगा, ये यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि राउंड 2 सेकंड ऑप्शनल टेस्ट विल बी ऑफर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु विश टू इंप्रूव देयर स्कोर। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने राउंड 1 के अंदर अपना स्कोर कम किया है या राउंड 1 के स्कोर को अगर कोई बच्चा इंप्रूव करना चाहता है और मजीद अच्छा परफॉर्म करना चाहता है राउंड 2 के अंदर, तो वो बिल्कुल राउंड नंबर 2 दे सकता है मेरान यूनिवर्सिटी का। और ये राउंड 1 के बाद होगा जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर। यानी कि मेरान यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 2 कंडक्ट किया जाएगा, ये कंडक्ट होगा आपके पास राउंड नंबर 1 के बाद। यानी कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड नंबर 1 के अंदर जितना भी स्कोर करा, अगर वो चाहेंगे कि राउंड 2 में वो मजीद अच्छा परफॉर्म करें, अगर वो चाहेंगे कि वो राउंड नंबर 2 में अच्छे तरीके से और मार्क्स स्कोर करें, तो वो सिंपल तरीके से बिल्कुल राउंड नंबर 2 को दे सकते हैं और आपका बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट किया जाएगा। मेरान यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है ये 14 अप्रैल से हो रही है, यानी कि कल के दिन से इंशाल्लाह ताला। और ये जो एप्लीकेशन अनाउंस हो गई है और ये रजिस्ट्रेशन ओपन कब से हो रही है, 14 अप्रैल से लेके, यानी कि 14 अप्रैल से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि कल किसे बरोज पीर वाले दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह इस पर डिटेल वीडियो भी डिजाइन करूंगा किस तरीके से आपने मेहरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। तो 14 अप्रैल से लेके 10 मई तक का आपके पास टाइम अवेलेबल होगा, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 14 अप्रैल से लेके 10 मई तक का टाइम होगा। और आपका जो पहला टेस्ट आ रहा है मेहरान यूनिवर्सिटी का, ये जून के अंदर कंडक्ट हो रहा है। तो भाई हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इस वीक से, इसका सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि आपके मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर होगा, फिर राउंड 2 से पहले एक दफा कोर्स कवर होगा। तो आपको सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर ये मिलेगा कि आप मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड 1 से पहले 100% प्रिपेयर होगे और आप मेहरान यूनिवर्सिटी में आराम से आके पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। लास्ट ईयर मेहरान यूनिवर्सिटी के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी मेरे बच्चों की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो हो, हैदराबाद हो, सांगड़ हो, लाड़काना हो,
आपके पास कोई भी सिंध का डिस्ट्रिक्ट आ रहा है मेहरान यूनिवर्सिटी का, उसमें फर्स्ट पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप की तमाम पोजीशन मेरे बच्चों की थी। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई बेतहाशा बच्चे मेहरान यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करते हैं। जो मेरा सिंध का बच्चा होता है वो जाके मेहरान यूनिवर्सिटी को बिल्कुल प्रेफर करता है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, गवर्नमेंट सेक्टर में टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। तो लाजमी तौर पर मेहरान का टेस्ट दें। आपके पास कराची का डोमिसाइल होल्डर मेहरान में एडमिशन नहीं ले सकता है, जहन में रखिएगा। कराची का डोमिसाइल होल्डर मेहरान में एडमिशन नहीं ले सकता। मेहरान में ज्यादा सीट जो होती हैं वो देही सिंध के इलाकों की होती है, देही सिंध। मैंने इंटीरियर सिंध लास्ट उसमें कहा था, बच्चे नाराज हो रहे थे, भाई भाई मैं पाकिस्तान के तमाम शहरों को अपना शहर मानता हूं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सिंध गवर्नमेंट कहती है भाई, तो मैं नहीं कहता इसको। तो देही सिंध है, यानी कि जो आपके कराची के अलावा वाला सिंध का पार्ट आ रहा है, उसके अंदर ज्यादा सीट्स होती है मेहरान यूनिवर्सिटी की एज कम्पेयर टू कराची डोमिसाइल होल्डर की। तो भाई मेहरान वन ऑफ दी टॉप यूनिवर्सिटी है, लाजमी तौर पर मेहरान में अप्लाई करें, मैं आपको लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा। इसीलिए हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको डिटेल में तमाम के तमाम एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाएगी। जो भी आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये बात जहन में रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टीचर बैठ के मैथ्स पढ़ाए, फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए और अफसोस का मुकाम यह कि बायो भी पढ़ाए। तो ऐसा मजाक नहीं होता। पाकिस्तान की जो टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी होती है वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको ना सिर्फ पढ़ाएंगे, बल्कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कवर होंगे आपके उनके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे। और ये टेस्ट सारे के सारे पास पेपर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप मेहरान में अप्लाई कर रहे हो, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, कायदे आवाम में अप्लाई कर रहे हो, सिंध यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, एनईटी में अप्लाई कर रहे हो, नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, आईबी में अप्लाई कर रहे हो, आईबी सक्कर में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आपको अलग अलग फीस देने की जरूरत नहीं है। इस बैच में हम तमाम यूनिवर्सिटीज को डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, या फिर जनरल मैथ्स हो, या बिजनेस मैथ्स हो, एनालिटिकल रीजनिंग हो, कि आईक्यू हो, या फिर आपके पास वो बच्चे जो एमटी कैट के होते हैं। तो भाई हमारे एमटी कैट के अलग बैचेस होते हैं। तो अपने एमटी कैट वाले दोस्तों को लाजमी बताइएगा कि सर हाशिम मेडिकल के तमाम कॉलेजेस की तैयारी भी कवर करवा रहे होते हैं। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी, चाहे वो फिजिक्स के टीचर्स हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, इंग्लिश के हो, या जनरल मैथ्स, बिजनेस मैथ्स को आके हमारे पास पढ़ा रहे होते हैं और आपको डिटेल में एक एक चीज कवर करवाते हैं। जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होता है पास पेपर बेस्ड होता है, और आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे लेवल के ऊपर कवर कर सकें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर अप करना चाहता हो। इसके अलावा आपके डाउट क्लासेस अलग से कंडक्ट होती हैं, आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस कंडक्ट होती हैं, जहां पे आपके अगर किसी पास पेपर में कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर कोई कंफ्यूजन है, तो आप वहां पे डाउट क्लास में उसको कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस तो आपकी होंगी होंगी, उसके अलावा डाउट क्लासेस भी होंगी। इसके अलावा आपके 24/7 डाउट ग्रुप्स आपके एक्टिवेटेड होते हैं, जहां पे अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी गाइडेंस आप हर चीज पूछ सकते हो। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, दोबारा इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूं। मेहरान यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लाजमी तौर के ऊपर अपना डोमिसाइल और पीआरसी होना चाहिए एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर। और इंटरव्यूज के अंदर भी जब आपको मेहरान यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होगा उस टाइम के ऊपर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो खुदारा अपना डोमिसाइल, अपना पीआरसी बनने के लिए दे दीजिए। आपके घर के पास जो भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का ऑफिस होगा वहां पे आपके पास, आप वहां पे जाके अपने डोमिसाइल को, अपने पीआरसी को बनने के लिए दे दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपना डोमिसाइल, अपना पर्टिकुलरली पीआरसी, ये आपके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस से जाके बनेगा। अपने इलाके का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस सर्च करिए और वहां जाके इसको बनने के लिए लाजमी तौर पे दीजिए। तो खैर ये हमारी एक न्यू अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों को तो शेयर करूं। आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास में मेहरान यूनिवर्सिटी के टॉप के एमसीक्यूज को कवर करना स्टार्ट कर रहे थे। तो भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के टॉप 10 एमसीक्यूज हम अपनी आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, मैंने आपको इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में अपने बैचेस में पढ़ाई हुई है। इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला ये कहता है कि कभी भी आपके पास किसी फंक्शन के ऊपर, किसी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर आ रही हो, तो बेटा देखो क्या उस बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 होता है जो कि मौजूद है। तो सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर में एक इजाफा करोगे ऊपर, उसको एक दफा नीचे लिखोगे, प्लस के सी के साथ आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। एग्जामिनर कहता है कि x माइनस वाई की वैल्यू बराबर है 10 के। अगर x बराबर है 15 के तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, मजे का क्वेश्चन है, इसमें क्या मुश्किल चीज है। भाई एग्जामिनर कह रहा है, ये क्वेश्चन बैनान में आया हुआ है। एग्जामिनर कहता है कि भाई x माइनस वाई की वैल्यू अगर 10 के बराबर है और x की वैल्यू 15 है, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। तो भाई मैंने तो आपको इससे बहुत अच्छे लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कवर करवा रहा होता हूँ।
ये तो आपको बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा। तभी मेहरान में भाई टॉप पोजीशन सारे मेरे बच्चों की होती है, क्योंकि भाई ये आपको जो तैयारी कवर करवाई जा रही होगी भाई, जिसके अंदर वो तिहाई नस लेवल की और बेहतरीन लेवल की कवर करवाई जा रही होती है, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े इजी लगने चाहिए। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर 10 के बराबर है और एक्स की वैल्यू 15 गिवन है, तो भाई देखो आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक्स की वैल्यू अगर 15 गिवन है, एक्स की जगह 15 आ गया, माइनस का वाई इक्वल टू 10। तो बेटा माइनस के वाई को दूसरी तरफ भिजवा दो, प्लस का 10 को इधर भिजवा दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस का 10 इक्वल टू के बाद माइनस का वाई जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का वाई बन जाएगा, 15 में से 10 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल 5 के। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड एंड नो टेल। यानी कि कुछ भी ना है भाई, क्वेश्चन की लॉजिक समझ रहे हो, पहले तो समझो इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, यानी कि कॉइन को 3 दफा उछाला गया है, 3 दफा एक सिक्के को उछाला गया है, इसका केस आ रहा है। तो बेटा बेटा हमेशा याद रखिएगा, कॉइन के केस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये शॉर्टकट मैंने बताया था। कॉइन्स के केस में नंबर ऑफ इवेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n के बराबर। डाइस के केस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कॉइन्स के केस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। तो अगर एक सिक्के को 3 दफा उछाला गया है, तो आपके नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 के बराबर। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी बराबर है दुनिया के अंदर जो भी आपके सेलेक्टेड इवेंट है डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो बेटा अगर एक कॉइन को 3 दफा उछाला गया है तो मेरे टोटल इवेंट्स तो क्या हो गए, 8 हो गए। अब सेलेक्टेड इवेंट देखो क्या होंगे। एग्जामिनर ने क्या कहा है, किस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, कि ना तो तुम्हारे पास हेड आए ना टेल आए, यानी कि सिक्के को हवा में उछाला, हमारे पास कोई फिल्म चल रही है भैया इंडिया की या अंग्रेजों की, तो भैया सिक्के को हवा में उछाला, ना चांद आया ना बाबा जी आए, सिक्का बीच में जाके खड़ा हो गया। वो होता है ना फिल्मों के अंदर कि सिक्के को हवा में उछाला और सिक्का बीच में जाके खड़ा हो गया, यानी कि ना चांद आया ना बाबा जी आए हमारे पास, यानी कि सिक्के को हवा में उछाला, ना हेड आया ना टेल आया, यानी कि सेलेक्टेड इवेंट्स किसके बराबर है, जीरो के। ना हेड आए ना टेल आए, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या, जीरो होगा आंसर। तो 0 डिवाइडेड बाई 8 किसके बराबर है, जीरो के। डेट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात समझ में आती है कि भाई देखो यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है तुम सिक्के को हवा में 3 दफा उछालते हो, ना तुम्हारे पास हेड आए ना टेल आए। अब सिक्के को हवा में उछालोगे तो या तो हेड आता है या टेल आता है, मगर एग्जामिनर क्या कह रहा है, इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, उसका मतलब जीरो आएगा भाई। जीरो इवेंट्स होंगे आपके पास, तो आंसर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, आप बोलोगे इजी है। अरे भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस 1 2 3 डॉट 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 आफ्टर इंफिनिटी। अब देखो भाई इंफिनिटी तक की टर्म्स की लिमिट क्या होगी, इंफिनिटी होगी ना। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस सीक्वेंस की लिमिट निकालो। और देखो सीक्वेंस कैसी आ रही है, हमारे पास ये जो सीक्वेंस आ रही है कैसी आ रही है, ये इन्फिनिटी तक की टर्म्स आ रही है ना। डॉट 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 का मतलब क्या, इन्फिनिटी तक की टर्म्स है। तो जब सीक्वेंस इन्फिनिटी तक का आ रहा है तो उसकी लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। बेटा नॉर्मल सी बात है, मैथ्स का बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आपके पास दुनिया में एक ऐसी सीक्वेंस गिवन है कि कहाँ पे जा रही है, जो कि चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो भाई ऐसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी के बराबर होगी। ये बेसिक चीज होती है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक लॉजिक और भी होती है। आप अगर तो समझना चाहो आप इस लॉजिक पे समझ लो, नहीं तो इस लॉजिक को, जिस लॉजिक को भी पिक करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर कभी भी आपके पास इनफिनाइट सीरीज होती है ना, तो इसकी लिमिट भी क्या होती है, इन्फिनिटी के बराबर। और ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं। एक बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, अक्सर मैरान के अंदर या एनईटी के अंदर या फास्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दुनिया के अंदर अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट, कोई यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर दुनिया में किसी भी सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है, अगर दुनिया के अंदर किसी भी लिमिट सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर दुनिया में किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बेटा देखो हमारे पास दो तरह की सीक्वेंसेस होते हैं। अगर तो दुनिया के अंदर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसी सीरीज को आप क्या कहते हो, कन्वर्जेंट सीरीज कहते हो, कन्वर्जेंट सीरीज। ऐसी सीरीज जिसकी कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज। और ऐसी सीरीज जिसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी, ये बड़ा मशहूर सीक्वेंस है। इसकी लिमिट क्या होती है, इंफिनिटी के बराबर। तो एक कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट, इसकी कोई लिमिट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करी ना मेरे प्यारे बेटे, तो ये इसकी लॉजिक होती है। अच्छा अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज डैश देन द सेकंड लाइन इक्वल ग्रेटर लेस के नन ऑफ दीज। आपके पास देखो अब दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अब आपके पास दो फिगर्स आ रही हैं। ये एग्जैक्टली पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एनईडी के अंदर, मेरान के अंदर, और ये पास्ट पेपर्स में बहुत आया हुआ क्वेश्चन।
तो अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, पहली वाली लाइन का जो स्लोप है ना वो दूसरी वाली लाइन के स्लोप के लाइन के कैसे बराबर है, या बराबर है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो पहली वाली लाइन का स्लोप क्या है, आप देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है दुनिया में नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई बी। ये बात तमाम बच्चे जानते हैं ना कि भाई अगर आपके पास कोई लाइन की इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, लेट सपोज आपके पास एक लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई बी। उस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, उस लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई बी। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेटा देखो अगर मुझे ये पहली वाली अगर आप डायग्राम को देखो ना, यहाँ पे देखो ये आपके पास ये पहला पॉइंट है, ये वन है, ये आपका टू है, सही है, ये आपका वन आ रहा है। देखो इसका स्लोप क्या होगा, इस वाली लाइन का अगर मैं स्लोप देखूं तो क्या होगा, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, और ये एक्स का पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है टू के बराबर, और वाई का कोफिशिएंट क्या है, वन के बराबर। तो पहली वाली लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव का टू डिवाइडेड बाय वन, सही है। अब आप जरा दूसरी वाली लाइन का स्लोप देखो, तो बेटा देखो ये तो वन है, ये भी टू प्लस के टू के ऊपर रहा है एक्स के ऊपर, मगर वाई के ऊपर कहाँ है, नेगेटिव वन पे है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अगेन स्लोप का फॉर्मूला नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई बी। ए का मतलब आपके पास एक्स कोफिशिएंट जो कि एक्स का पॉइंट क्या है, टू के बराबर, और देखो y का पॉइंट कहां पर है, नेगेटिव के y एक्सिस के ऊपर है ना, तो y का पॉइंट नेगेटिव का वन है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। यानी कि लाइन टू का स्लोप बेसिकली क्या है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का टू। यानी कि लाइन वन का स्लोप क्या था, लाइन वन का स्लोप था नेगेटिव टू, लाइन टू का स्लोप था प्लस का टू। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, जो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है वो कैसा है स्लोप ऑफ लाइन टू के मुकाबले में। तो लाइन वन का जो स्लोप है वो नेगेटिव टू है, लाइन टू का स्लोप प्लस का टू है। इसका मतलब क्या है कि लाइन वन का स्लोप लाइन टू से कैसा है, छोटा है। क्या बराबर है, नहीं। क्या बड़ा है, नहीं। तो कैसा है, छोटा है, लेसर है ना बेटा, लेसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस के बराबर। डायग्राम को एनालाइज करना है भाई, डायग्राम को कैसे एनालाइज करोगे, देखो ये पॉइंट कहां पे बन रहा है, पहला दूसरा, दूसरे पॉइंट के ऊपर है एक्स के ऊपर, वाई पे प्लस के ऊपर है। स्लोप का फॉर्मूला नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई बी, तो लाइन वन का स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव टू के बराबर। जबकि लाइन टू का स्लोप क्या होगा, एक्स के ऊपर पॉइंट कहां पे आ रहा है, टू पे, वाई पे आ रहा है नेगेटिव वन पे, तो लाइन टू का स्लोप क्या होगा, प्लस टू के ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो लाइन वन का स्लोप और लाइन टू के स्लोप का आपस में क्या कंडीशन है, लाइन वन का स्लोप छोटा है एज कंपेयर टू लाइन टू के स्लोप के मुकाबले के अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरे प्यारे बेटे, क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कहता हूं कि भाई दुनिया की स्याही खत्म हो जाएगी, मगर उन क्वेश्चंस की अफादियत और अहमियत का अंदाजा आप खत्म नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, टू एक्स माइनस के वाई की होल पावर में अगर फाइव आ रहा है तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके दिखाओ। अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज, बोलेंगे सर ये कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। कैसे सॉल्व करोगे, बाइनोमियल थ्योरम पे। ये क्वेश्चन बहुत दफा पेपर्स में आया हुआ है। अब देखो टू एक्स माइनस वाई की पावर फाइव, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता मैदान में, तो भाई आपको बैच में हम जितनी चीजें पढ़ाते हैं वो सारी की सारी कैलकुलेटर के बगैर पढ़ाते हैं। इसीलिए आपको कैलकुलेटर के बगैर पढ़ाते हैं ताकि आप मैदान में पोजीशन ले सको, नस में पोजीशन ले सको, आईबी में पोजीशन ले सको, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। देखो दुनिया के अंदर हमारे पास पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, पास्कल ट्रायंगल इसके लिए शॉर्टकट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर पास्कल ट्रायंगल बड़े मजे की चीज है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपके पास दुनिया में होता है पास्कल ट्रायंगल, कभी भी अगर आपको किसी भी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अपने कोफिशिएंट्स के वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेटर को अलाउ नहीं है। सबसे पहले आप कंसीडर करोगे वन को, सही है ना, वन कंसीडर किया। फिर अगली वैल्यू होगी, इधर भी वन लोगे, इधर भी वन लोगे, ले लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, अब देखो जरा नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे आपने अब लेना है वन, और यहाँ पे आप लोगे वन और वन, ये आ जाएगा टू। और फिर यहाँ पे भी अगेन क्या आ जाएगा, वन का वन। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, अगेन देखो ये वन आएगा, अब टू प्लस का वन, इधर आ जाएगा थ्री, इधर भी अगेन टू प्लस का वन थ्री, और इधर आ जाएगा वन का वन, सही है। तो हमें देखो सबसे पहली वाली जो रॉ होती है ना, ये होती है पावर जीरो के लिए, ये पावर वन आ गई, ये पावर टू आ गई, ये पावर थ्री आ गई। अब पावर फोर आएगी, फिर पावर फाइव आएगी, हमें पावर फाइव तक जाना है। अब अगेन देखो वन आएगा, फिर थ्री प्लस का वन फोर आ गया, थ्री प्लस का थ्री सिक्स आ गया, थ्री प्लस का वन फोर आ गया, और हमारे पास सिंपल वन का वन। फिर देखो हमारे पास नेक्स्ट रॉ के अंदर क्या होगा, अगेन ये कोने के अंदर वन वन हमेशा आएगा। अब देखो चार और एक पांच बन जाएगा, चार और छह दस बन जाएगा, फिर छह और चार दस बन जाएगा, फिर चार और एक पांच बन जाएगा, आखिर में वन का वन। हमें आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि आपको पावर फाइव तक का सॉल्व करना है, तो मैंने पावर फाइव तक का सॉल्व कर लिया। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, टू एक्स माइनस का वाई होल पावर में फाइव, टू एक्स माइनस का वाई होल पावर में फाइव है ना बेटा। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे,
अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे भाई, किसके बराबर होगा। बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है, बायनोमियल थ्योरम का अब देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई की पावर 5 के ऊपर बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपकी देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, सही है ना। तो बायनोमियल थ्योरम को कैसे अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा सिंपल, आपके पास 2x का 2x होल पावर में एक दफा आ जाएगा 5, सही है। फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा बी, बी किसके बराबर है, नेगेटिव वाई के। और सबसे पहले वैसे आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लेके चलते हो, एन कम्बिनेशन जीरो, एन कम्बिनेशन जीरो यानी कि 5 कम्बिनेशन जीरो। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे होता है एन माइनस का 5 यानी कि 5 माइनस का जीरो। फिर होता है बी की पावर जीरो, फिर प्लस के साइन के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 कम्बिनेशन वन। देन ए किसके बराबर है, ए बराबर है 2x के, पावर में हो जाएगा 5 माइनस का 1 4, और बी की पावर में आ जाएगा 1, बी बराबर था नेगेटिव वाई के, पावर में आ गया 1। फिर नेक्स्ट वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 कम्बिनेशन टू के। देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 2x का 2x, 5 में से 2 निकालोगे ऊपर आएगा 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई की पावर के अंदर स्क्वायर का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपके पास 5 कम्बिनेशन थ्री, सही है ना। ये जो कम्बिनेशन की वैल्यूज होती है ना, बेसिकली आपने पास्कल ट्रायंगल से इसको कैलकुलेट करा है। फिर आ गया 5 कम्बिनेशन थ्री, अब की बारी में आ जाएगा 5 में से 3 निकाला तो ऑब्वियसली 2। और बी की पावर में भी क्या आएगा, बी की पावर में आएगा नेगेटिव वाई की पावर के अंदर 3 का 3। फिर नेक्स्ट वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको मैं काम करता हूँ, इधर ही कर देता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 5 कम्बिनेशन 4, और अब की बारी में आएगा 2x की पावर के अंदर 5 में से 4 गया एक, और b यानी कि नेगेटिव y की पावर में क्या आएगा, 4 का 4। फिर फाइनली नेक्स्ट वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5 कम्बिनेशन 5, ये आ जाएगा 2x का 2x, पावर में अब की बारी में जीरो आ जाएगा, 5 में से 5 गया। और यहाँ पे b यानी कि नेगेटिव y की पावर में क्या आएगा, 5 का 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो ये जो 5 कम्बिनेशन जीरो है, 5 कम्बिनेशन वन है, 5 कम्बिनेशन टू है, 5 कम्बिनेशन थ्री है, 5 कम्बिनेशन फोर है, और 5 कम्बिनेशन 5 है। पास्कल ट्राइंगल के ऊपर बेसिकली आपने इनके कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करना होता है जल्दी से। पास्कल ट्राइंगल्स के ऊपर आपको जल्दी से इनके कांस्टेंट की वैल्यूज बेसिकली पता चल रही होती है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, पास्कल ट्राइंगल पे देखो क्या वैल्यू आई थी मेरे पास, ये आई है 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 और 1। तो यानी कि भाई मेरे पास जल्दी से इनका आंसर आ गया, 5 कॉम्बिनेशन जीरो 1 होता है, 5 कॉम्बिनेशन 1 5 होता है, 5 कॉम्बिनेशन 2 10 होता है, 5 कॉम्बिनेशन 3 10 होता है, 5 कॉम्बिनेशन 4 5 होता है, 5 कॉम्बिनेशन 5 होता है। तो यानी कि आपको पास्कल ट्राइंगल का जल्दी से फायदा ये होता है कि आपको कांस्टेंट की वैल्यूज मिल जाती है बेटा, दैट्स द लॉजिक। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, कि यहाँ पे बेसिकली 1 का 1 आ गया, 2x की पावर 5, तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 के बराबर, 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू एक्स की पावर 5, हेरिडिस का हेरिडिस, सही है। वैसे मुझे साफ तौर पे देख रहा है एक ही आंसर ऐसा जिसके अंदर 32 एक्स की पावर 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। मगर फिर भी चलो बाकी भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फिर 5 कॉम्बिनेशन 1 क्या हो जाएगा, अच्छा नेगेटिव वाई की पावर जीरो, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में जीरो आ जाए 1 हो जाता है। 5 कॉम्बिनेशन 1 किसके बराबर था, 5 के बराबर था। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 16 होता है इंटू एक्स की पावर 4, नेगेटिव वाई की पावर 1, तो नेगेटिव का वाई एलटीएस के रेडियस आ जाएगा। फिर 5 कॉम्बिनेशन 2 किसके बराबर था, ये बराबर था 10 के। 2 की पावर क्यूब क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 8 के बराबर इंटू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, नेगेटिव वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा सिंपल वाई स्क्वायर के बराबर, सही है। फिर वाई कॉम्बिनेशन 3 क्या आया था, पास्कल ट्रायंगल के ऊपर इसका आंसर 10 के बराबर था, का स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर के बराबर, सही है। फिर नेगेटिव वाई का क्यूब, ये हो जाएगा नेगेटिव वाई क्यूब के बराबर। फिर आगे क्या हो जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन 4, तो 5 कॉम्बिनेशन 4 क्या था, सिंपल 5 के बराबर, और इंटू 2x का 2x इंटू 2x का 2x, सही है। और नेगेटिव y की पावर 4 यानी कि सिंपल y की पावर 4 बन जाएगा। फिर 5 कॉम्बिनेशन 5 1 हो जाएगा, 2x की पावर में 0 तो ये 1 बन गया, और नेगेटिव y क्यूब का नेगेटिव y की पावर 5, नेगेटिव y की पावर क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो नेगेटिव y की पावर 5 इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन नंबर ए देखो फॉर्म हो रहा है। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली साफ तौर पर मुझे दिख रहा है कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे तमाम वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें मतलब कोई मुश्किल चीज ही नहीं है बेटा। सिंपल तरीके से चुटकी बजा के क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये तमाम चीजें मैंने आपको सिखाई हुई, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, खुदा रहा ये चीज जहन में रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने क्या करा, सिंपल तरीके से वैल्यूज को एक्सपेंड करवाना है, वैल्यूज को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करवाना है, सिंप्लीफाई करने पे आपका पर्टिकुलरली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की सिंपल सी क्या है, लॉजिक आ रही है बेटा, और इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं आ रही, रिमेंबर दिस थिंग बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी इत्तेफाक से बायनोमियल थ्योरम का आ रहा है। एग्जामिनर कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी की होल पावर 5 माइनस a माइनस बी की होल पावर 5 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल बी डैश 12 9 6 या 3। एग्जामिनर कह रहा है कि बेटा यहाँ पे पहले बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, फिर यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, फिर जो टर्म्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाओ, फिर बताओ कितनी टर्म्स बच रही हैं तुम्हारे पास।
ये इस क्वेश्चन की लॉजिक आ रही है। तो भाई ए प्लस बी की पावर 5 के लिए फॉर्मूला ओपन करोगे, एक दफा ए माइनस बी की पावर 5 के लिए फॉर्मूला ओपन करोगे। मसले की बात नहीं है, पास्कल ट्रायंगल 5 का आपने ऑलरेडी निकाला है, सिंपल तरीके से ओपन करवा लो, क्या मुश्किल बात है। भाई देखो एक दफा आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ए प्लस बी की पावर 5 के लिए एक दफा पास्कल ट्रायंगल को ओपन करोगे, यानी कि एक दफा बायनॉमियल थ्योरम को इस पर अप्लाई करोगे। तो बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला सिंपल 5 कॉम्बिनेशन 0 पावर 5 तक ओपन होगा, फिर ए की पावर के अंदर 5 माइनस का 0, फिर बी की पावर 0, फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 1, फिर ए की पावर 5 माइनस का 1 4, फिर बी की पावर 1, फिर आगे हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 2, ए की पावर 5 माइनस का 2 3, फिर बी की पावर 2, फिर आगे क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3, ए की पावर के अंदर ए की पावर के अंदर सिंपल तरीके से 5 में से 3 गया 2, और बी की पावर में 3, फिर आगे क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 4, ए की पावर के अंदर 5 में से 4 गया 1 इंटू बी, आगे क्या हो जाएगा, देखो ये बी क्यूब है ना, अगली बारी में ये हो जाएगा बी की पावर 4, फिर आगे क्या हो जाएगा फाइनली 5 कॉम्बिनेशन 5, ए की पावर के अंदर 5 माइनस का 5 0, और बी की पावर में 5 का 5। तो ये आपने ए प्लस बी की पावर 5 को ओपन करा। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, नीचे में ए माइनस बी की पावर 5 को भी एक्सपेंड करवा देता हूँ, अगेन बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला, तो 5 कॉम्बिनेशन 0, ए की पावर 5, और चूंकि सेकंड टर्म आपकी नेगेटिव में है तो नेगेटिव बी की पावर 0, फिर आगे क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 1, ए की पावर में 4, और नेगेटिव बी की पावर 1, फिर आगे क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 2, ए की पावर में 5 में से 2 गया 3, और सेकंड टर्म चूंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव के साथ लिखोगे, फिर 5 कॉम्बिनेशन 3, ए की पावर के अंदर 5 में से 3 गया 2, नेगेटिव बी की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब के बराबर, फिर आगे क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 4, ए की पावर के अंदर 1, नेगेटिव बी की पावर 4, फिर आगे क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 5, ए की पावर 0, और नेगेटिव बी की पावर 5। अब देखो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो डायरेक्टली वैल्यू साफ तौर पे दिख रही है, जो कैंसिल आउट कर सकते हो कैंसिल आउट कर दो। कैसे कि बेटा देखो हमारे पास ये नेगेटिव बी की पावर, अब देखो आपके पास नेगेटिव बी के ऊपर अगर पावर में 0 आ रहा है तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव बी की पावर 0, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 आ रही है 1 1 के बराबर, तो ये वाली टर्म सिंप्लीफाई होकर एज इट इज रहेगी, सही है ना, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रही। हाँ ये वाली वैल्यू देखो कैंसिल आउट हो सकती है, क्योंकि देखो नेगेटिव बी की पावर 1 का मतलब क्या, ऑड पावर है 1, ऑड पावर का मतलब क्या है, ये कंप्लीट टर्म नेगेटिव में बन जाएगी, तो इस टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जब सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सिमिलरली देखो ये टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव बी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर नेगेटिव साइन खत्म कर देगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगी। मगर नेगेटिव बी का जो क्यूब वाली टर्म है ना, ये क्यूब वाली टर्म कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि देखो नेगेटिव बी के क्यूब का मतलब क्या, ऑड पावर है, नेगेटिव साइन पहले आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट कर देगा। मतलब क्या है, इवन पावर है, इवन पावर का मतलब ये कि भाई नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर ये देखो नेगेटिव बी की पावर 5 आ रहा है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जब आप सिंप्लीफाई करवाओगे ना तो कौन कौन सी वैल्यूज बच गई, अब देखो ये वाली टर्म खत्म हो गई, ये टर्म खत्म हो गई, ये टर्म खत्म हो गई, तो आपके पास ये दोनों आपस में एडअप हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एडअप हो जाएंगे तो ए की वैल्यू बन जाएगी ना बेटा, ये क्या बन के आपके पास 5 कॉम्बिनेशन 0 ए की पावर 5 और 5 कॉम्बिनेशन 0 ए की पावर 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 कॉम्बिनेशन 0 की वैल्यू किसके बराबर थी 1 के, 5 कॉम्बिनेशन 1 था 5 के बराबर, ऊपर लिखा हुआ भी है 5 कॉम्बिनेशन 2 10 था, 5 कॉम्बिनेशन 3 भी 10 था, 5 कॉम्बिनेशन 4 क्या था, 5 कॉम्बिनेशन 4 5 था, और ये आपके पास 1 के बराबर था। तो अब आप देखो 5 कॉम्बिनेशन 0 5 कॉम्बिनेशन 0 1 1 है ना, तो इस आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए की पावर 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये वाली वैल्यूज भी बची हुई है, तो ये 10 प्लस 10 ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 20, 10 प्लस का 10 क्योंकि सिमिलर वैल्यूज है, ये बन जाएगा 20 ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। और सिमिलरली देखो भाई ये वाली वैल्यूज भी कैंसिल आउट नहीं हुई थी, तो ये क्या है, ये 5 और 5 किसके बराबर आ जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन 4 5 कॉम्बिनेशन 4 5 5 के बराबर है, क्योंकि वेरिएबल सिमिलर आ रहे हैं तो ये भी ऐड अप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 इंटू ए इंटू बी की पावर 4। तो आपके पास देखो फाइनली खाली 3 टर्म्स बच रही हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, तो आपके पास सिर्फ 3 टर्म्स बच रही होंगी, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 3 टर्म्स के बराबर। यानी कि देखो इस क्वेश्चन के लॉजिक क्या है, दोबारा समझ लो, आपको आप में से किसी बच्चे को लग रहा होगा मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि बिलीव मी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास आपको सिंप्लीफाई करना आता है, आपको सॉल्व करना आता है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको शायद दिखने में लग रहा होगा मुश्किल है, बट बिलीव मी हमने यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं करा, हमने सिंपल तरीके से बेटा बायनॉमियल थ्योरम को पहले एक्सपेंड करवाया, बायनॉमियल थ्योरम को एक्सपेंड करवाने के बाद ये आपके पास जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही थी उन्हें कैंसिल आउट करा और सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। तो एग्जामिनर ने यही तो कहा था कि जब आप इन बायनॉमियल थ्योरम्स को एक्सपेंड करवाओगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नंबर ऑफ टर्म्स क्या बचेंगी, कितनी टर्म्स बच रही होंगी, तो भाई सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद आपके पास 3 टर्म्स बच रही होंगी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप एक काम करिएगा दोबारा से इसको बैठ के एक्सपेंड कराओ जल्दी से, और फिर खुद से चेक करो कि भाई सर हाशिम ने जो काम किया सही किया गलत किया, जल्दी से चेक करो बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास जो आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भाई, देखो यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले लो। ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 2, तो इसको सिंपल एलसीएम ले लो, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 3 जाके ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा 3x बन जाएगा, 2 जाके x से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन 2 का 2, 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, x के बराबर ग्रेटर देन का साइन, 6 2 जार इज 12, 6 2 जार इज 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, या 12 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 12 आ रही है वैसे यार, x की वैल्यू 12 नहीं होगी, अगेन डिपेंड करता है। अगर तो ये सिंबल आ रहा था ना तो फिर 12 से 12 से बड़ी वैल्यू होगी, बट अगर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x ग्रेटर देन 12 आ रहा है तो फिर x का आंसर 18 होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत लगा हुआ है, क्योंकि देखो जरा बात समझो, लॉजिकली समझो, x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 12, x यानी कि x की वैल्यू 12 से बड़ी होगी, तो जो भी ऑप्शन 12 से बड़ा है वो करेक्ट आंसर होगा ना। फिर यहाँ पे देखो सिंबल में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा वो आंसर करेक्ट होगा जो 12 से बड़ा होगा। तो 12 से बड़ा आंसर 18 है, तो ये इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई, सिर्फ 12 करेक्ट आंसर नहीं होगा। रिमेंबर, जैसे ये ऑप्शन गलत लगा हुआ है, मेरा टाइपिस्ट अच्छा आदमी है, गलती कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ट्रिगोनोमेट्री का एक टेबल याद करवाया था बेटा। ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल है ना भाई, वो मैंने अपने बैच के अंदर भी पढ़ाता हूँ, लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें, आपको सारी ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो भाई cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 के, या फिर ये किसके बराबर होती है 0.866 के। तो आपको हमेशा वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई 4 की पावर a अगर बराबर है 8 की पावर b के, तो बताइए b इंटू ए किसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है भाई, बात को समझो, बात को पल्ले से बांधो कि एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है। अगर 4 की पावर में a आ रहा है और ये बराबर है 8 की पावर b से, तो रेशियो बताइए b इंटू ए का। अब देखो 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, पावर में ए का ए। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, पावर में बी का बी। अब देखो बेटा इनको सिंपल सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया, ये आपस में ये 2 की पावर 2a हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर में 3b। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इक्वल टू के आमने सामने बेसेस होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वेट हो जाएंगी, सही है ना। तो अब देखो इक्वल टू के आमने सामने जब कभी बेसेस सिमिलर होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वेट, यानी कि 2a की वैल्यू बराबर आ गई 3b के। अब चूंकि एग्जामिनर ने कहा है कि b इंटू ए निकालो, तो यानी कि बी को ऊपर रखना है, ए को नीचे रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है ना। ए यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। बी इंटू ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना, बी इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2/3 के बराबर होगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से फाइनली हमारे आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकीय जहां पे पहुंचते हैं। याद रखिएगा मेहरान यूनिवर्सिटी के एडमिशन 14 अप्रैल से अनाउंस हो रहे हैं, यानी कि कल की तारीख से मेहरान के एडमिशन अनाउंस हो जाएंगे। मैं फॉर्म फिल करने की वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपने कोशिश क्या करनी है भाई, मेहरान की अगर प्रॉपर तैयारी कवर करना चाह रहे हो तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनिए। बैच में आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स हम कवर करवाएंगे। आपको आपके इंटर के एफएससी के पेपर के दौरान गैप भी दिया जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल को हम लेकर चलेंगे। लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर तरीके से पूरी की पूरी कवर करवाई जाएगी। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनो, ताकि आप मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन सिक्योर कर सको, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत अच्छी आप पर्टिकुलरली अपना एक अच्छा मेरिट स्कोर कर सको। तो हम इसके लिए हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आप मेहरान के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज की भी टारगेट कर रहे हो तो आपको अलग अलग फीस भरने की जरूरत नहीं है। तमाम चीजें इस बैच में कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे। आपको पाकिस्तान के टॉप के टीचर्स की गाइडेंस अवेलेबल होती है, तमाम सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर टॉप टॉप की फैकल्टी पढ़ाती है, आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। चाहे आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेहरान की तैयारी कर रहे हो, प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। उन टेस्टों के अंदर तमाम पास पेपर्स भी डिस्कस करवाए जा रहे होते हैं। तो न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आपने लाजमी तौर पर उसका हिस्सा बनना है। जजाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।